I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover NDA History Examination question of 2024. आज हम NDA के 2024 के हिस्ट्री के PYQ कवर करने जा रहे हैं. Let's start. So here we start our previous year question for NDA NA written examination history. हिस्ट्री का हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं. So what set I am discussing with you? Set नंबर A है ये सेट A है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. So here with the first question, consider the following statement about the emergence of urban center in India from 6th century BC. मतलब 6th century BC में अर्बन सेंटर इमर्ज हुआ है. मतलब कहने का क्या है? That is rise of महाजनपदास. हमने देखा सबसे पहले हमारा आईवीसी था. आईवीसी के डिक्लाइन के बाद वैदिक एज आती है. वैदिक एज के बाद हमारा क्या आता है? लेटर वैदिक एज. लेटर वैदिक एज के बाद आता है हमारा महाजनपदास. और कितने महाजनपदास स्टार्ट होते हैं? देयर आर 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास. तो यही बोल रहा है ये कौन से ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट हैं 6th सेंचुरी में जहां अर्बन सेंटर की बात की जा रही है इंडिया में. तो अर्बन सेंटर की बात की जा रही है इंडिया में 6th सेंचुरी में. तो हमको क्या देखना है? ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ महाजनपदास. यस, इट इज करेक्ट. मेजर टाउन लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट एंड कम्युनिकेशन. यस, जितने भी मेजर टाउन है कितने महाजनपदास देखने को मिलते हैं हमको? 16 महाजनपदास देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मगध, काशी, कोशाला, अवंती. तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है. दीज वर द मेजर टाउन दैट वाज लोकेटेड अलोंग द ट्रेड and communication. It is correct. And many of them bustling center for commercial, cultural and political activity. महाजनपदास है कि अर्बन सेंटर है, जाहिर सी बात है. अगर अर्बन सेंटर है तो इट इज अ सेंटर फॉर व्हाट? कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर. सो हियर क्वेश्चन बोला जा रहा है कितने अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होते हैं. ऑल द 3 आंसर इज करेक्ट. सो टॉपिक कहां से आया? टॉपिक आया आपका एज ऑफ महाजनपदास. कहां से क्वेश्चन आया? महाजनपदास से आपका क्वेश्चन आया एनडीए में. और महाजनपदास बना कैसे? हाउ वी फॉर्म्ड दिस महाजनपदास. महाजनपदास बना कैसे? इफ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन कि हाउ दिस महाजनपदास फॉर्म, मैंने आपको क्या बताया? व्हाट आई डिस्कस विद यू? कुला बना. कुला इज बेसिकली अ फैमिली. फैमिली विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? फैमिली किसमें कन्वर्ट होगी? ग्राम में. ग्राम किसमें कन्वर्ट होगा? विशु में. विशु किसमें कन्वर्ट होगा? जना में. जना क्या बनेगी? ट्राइब बनेगा. और ट्राइब किसमें कन्वर्ट होगी? एक जनपद में. जनपद में. और जनपद किसमें तब्दील होगा? महाजनपदास में. और कितने महाजनपदास हैं? 16 महाजनपदास हैं. तो हमने क्या जाना? अ फैमिली विल केम, फैमिली विल कन्वर्ट इनटू ग्राम, ग्राम विल कन्वर्ट इनटू विशु, विशु विल कन्वर्ट इनटू जना. ये कहां तक आता है? ये आता है हमारा अर्ली वैदिक एज तक. लेटर वैदिक एज जनपद एंड देन 6th सेंचुरी बीसी महाजनपदास. और 16 महाजनपदास का राइज होता है. और 16 महाजनपदास में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल. यस, करेक्ट. मेजर टाउन्स वर लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट. जो भी मेजर महाजनपदास हैं वो कोई ना कोई ट्रेड रूट पे लोकेटेड ही है. एंड मेनी वर द बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. यस, इट इज करेक्ट. सो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट, consider the following statement about ancient inscription. So the earliest inscriptions were in Sanskrit. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. ये ancient inscriptions की बात कर रहा है. inscriptions क्या होते हैं? inscriptions are what? the written records. ठीक है, कोई एक पत्थर पे लिखना, रॉक एडिट पे लिखवाना, inscriptions लगवाना. तो क्या था? earliest inscription are in Sanskrit. Yes, it is correct. Kharosthi scripts used in inscription in northwestern and deciphered with the help of coins of Indo-Greek king who ruled over the area. बिल्कुल बात है. जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है ये हमको अशोकन स्क्रिप्ट में भी मिलती है और इंडो ग्रीस के टाइम में भी मिलती है. और ये हमें उनके बारे में जानकारी देता है. इसको डेसिफर्ड किया गया था with the help of coins of Indo-Greeks. Remember one thing, Indo-Greeks were the first one to issue gold coin इन इंडिया. ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंडिया में इशू किए. और ये पहले थे जो कॉइन इशू किए थे जिसमें इमेजेस ऑफ गॉड्स और किंग की इमेजेस थी.
एंड मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस मेंशन अबाउट ग्रांड यूनिक इवेंट, जाहिर सी बात है इंस्क्रिप्शन में कोई इवेंट है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा, ठीक है। एंड सम मेंशन अबाउट ग्रांड यूनिक इवेंट एंड रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डू नॉट फाइंड मेंशन, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर उसमें मेंशन नहीं था। ये थोड़ा डाइसी स्टेटमेंट हो सकता है, बट यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होते हैं 1 2 3। तो इसमें बोला जा रहा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंस्क्रिप्शन के लिए। इंस्क्रिप्शन बेसिकली राजा महाराजा इंस्क्रिप्शन लगाते थे। अशोका के बारे में हमको जानकारी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अशोका के 14 मेजर रॉक एडिट थे और कुछ माइनर रॉक एडिट थे, जहां पर वो मेंशन करता था मैं ये सब काम करवा रहा हूं। तो वॉट एवर द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल, मतलब उस रूल के उस क्षेत्र के बारे में, उस किंगडम के बारे में आपको जानकारी देता है। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो संस्कृत में थी। खरोस्ती इंस्क्रिप्शन जो थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी, जिसको डेसिफर्ड किया गया था विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स, that is Indo-Greek king who ruled over the region, and most of the inscription mention about the unique events, but they did not mention about agriculture practices. So all the 3 statement are correct. मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आता है। अब आप लोग क्वेश्चन देखो, एंशियंट हिस्ट्री से अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे, अब ये मॉडर्न इंडिया से पहला क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन जितने बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उतने ही इजी होते हैं सॉल्व करने में। पहला बोलता है द ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया इन 19th century मीन दैट वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या बोल रहा है, जो ब्रिटिश का ट्रेड सरप्लस है विथ इंडिया, ट्रेड सरप्लस कब आता है? जब आप सामान ज्यादा मंगाते हो और भेजते कम हो, मतलब व्हाट यू एक्सपोर्ट मोर एंड इंपोर्ट लेस। तो क्या है? ट्रेड सरप्लस आ रहा है। तो व्हाट हैपेंड? ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझो। Trade surplus with India in 19th century mean that the value of British export, British से export हो रहा है India, the value of British export is higher the value of British import from India, India से import कम हो रहा है। तो ये बात क्या है, इंडिया से ब्रिटिश से जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो हायर होगा। आप यहाँ से रॉ मटेरियल मंगा रहे हो और यहाँ से फिनिश गुड बना के उनके मार्केट में भेज रहे हो, तो आपने एक तो वही का सामान मंगाया और उन्हीं को वापस कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में मार्केट भी यही है, कस्टमर भी यही है, और उसका जो रेवेन्यू है वो भी आप ही को आ रहा है। इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लेट 19th century इन वर्ल्ड इकोनॉमी बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस ऑफ डेफिसिट। जाहिर सी बात है इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, और हमने कहीं ना कहीं हेल्प किया है 19th century में वर्ल्ड की इकोनॉमी को। जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव कनोटेशन दे रहा है आपको। स्टेटमेंट समझो, Britain grew opium in India and exported to China. Therefore, while after 1820 the opium become the single largest exporter. बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बोला हमने। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही जा रहे हैं। थर्ड बोलता है 19th century saw export of Indian raw material decline and manufacture got increase. अब रॉ मटेरियल जितना जाना था जा चुका है, अब यहां पर फैक्ट्री बन चुकी है और यहां से अब ऑटोमेटिकली सामान क्या करा जा रहा है? इंडिया भेजा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। 19th century we saw the export of raw material decline and manufacture good increased, ठीक है। अब यहीं पर फैक्ट्री लगा दी गई है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया है, वहीं से सामान लिया, वहीं पर प्रोसेस किया, वहीं पर बेच दिया। तो हियर ऑल द स्टेटमेंट 1 2 3 4 आर करेक्ट। तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन को ही बस लैंग्वेज को पढ़ो और लैंग्वेज से आप सारे क्वेश्चन को देखो। ऐसे स्टेटमेंट में अगर पेपर में आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। ऑल द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। आप सारे स्टेटमेंट पढ़ो। आपने बोला पहला सही है, पहला सही है तो मैं बी वाले ऑप्शन को काट दूंगा। दूसरा सही है तो दूसरा सही है तो दूसरा भी, तीनों में दूसरा सही है। तीसरा भी सही है तो मैं ए वाले ऑप्शन को काट दूंगा। अब चौथा वाला भी सही है तो मैं आंसर 1 2 3 4 पे मार्क करूंगा। सो माई आंसर विल बी सी ऑप्शन। माई आंसर, मेरा आंसर सी होगा। बढ़ते आगे। नाउ अगेन मैच द लिस्ट विथ सिलेक्ट ऑर्डर एंड यूजिंग द कोड बिलो लिस्ट। एक समय लिस्ट दे रखा है, दैट इज यूनिट इन यूज ऑफ अर्ली इंडिया। एंशिएंट का क्वेश्चन है और उसका कंटेंट है, तो ये बात बोल रहा है कि आप उसको मैच करना है। अब देखिए इसमें एक आप आराम तरीके से बोल सकते हैं, आपको अगर पता हो पादा। पादा बेसिकली किससे टर्म है? इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट? पोइट्री। इट्स अ मीटर ऑफ पोइट्री। पादा इज अ मीटर ऑफ पोइट्री एंड अंगुला इज अ मेजरमेंट ऑफ लैंड। इट्स अ मेजर ऑफ लैंड। तो ये है अंगुला इज अ मेजर ऑफ लैंड एंड मूर
रक्तिका इज अ मेजर ऑफ वेट एंड मुहूर्ता इज अ मेजर ऑफ टाइम। सो आप कोट में लाइए, मुहूर्ता मेजर ऑफ टाइम है, ठीक है, एंड रक्तिका इज अ मेजर ऑफ वेट। सो ए ऑप्शन इज 1, B option, or you can say A option, that is 2, B option 1, C option 4, or D option 3, that is 2 1 4 3। आंसर A is correct। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी में एक ट्रिक जरूर लगती है। व्हेन यू इंटरसेक्ट, पुराने पेपर उठा के देखोगे, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपको दोनों क्रॉस में, तो तीसरा वाला अपने आप इंटरसेक्ट करेगा। ये पुराने पेपर उठा के देखो, इफ यू आर गेटिंग ए आंसर 2, बी आंसर 3, इफ यू डोंट नो 3 and 4, ब्लाइंडली मार्क सी 4 and डी 3। ये लॉजिक है, यूपीएससी में मैक्सिमम पेपर में लग रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ यू गो विद एनडीए ऑल पीवाईक्यू, इफ यू गो विद सीडीएस, इफ यू गो विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इफ यू गो विद सीएपीएफ, यूपीएससी के सारे पेपर में ये लॉजिक लग रहा है। इफ यू आर गेटिंग द आंसर ए का 2, बी का 1, मार्क सी का 4 and डी का 3। दिस ट्रिक इज वर्किंग, दिस इज द ट्रिक that you should be remember। ये लग रहा है लॉजिक, और ये काफी हद तक लॉजिक सही है। सो फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द इमेजेस ऑफ द रूलर वर इशूड बाय, अभी मैंने पढ़ाया आपको, अभी जस्ट मैंने आपको आंसर भी बताया था। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा इंडो ग्रीक्स, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, और इन्होंने ही इमेजेस, नेम एंड इमेजेस ऑफ द रूलर वर इंस्क्राइब। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। इनके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? प्रभाकर वर्धन। और इसमें इनके दो बेटे होते हैं, राजवर्धन एंड हर्षवर्धन। तो राइज ऑफ हर्षवर्धन देखना है। तो गुप्तास के फाउंडर कौन है? गुप्तास के फाउंडर आर कौन? श्रीगुप्त। तो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट द मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड, व्हाट ही एक्सेप्टेड? ही एक्सेप्टेड जैनिज्म। इसने जैनिज्म एक्सेप्ट की थी, ही एक्सेप्टेड जैनिज्म। तो यू शुड बी रिमेंबर्ड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, व्हाट ऑल वर्क ही हैज डन। प्रभाकर वर्धन, he was having two sons, राजवर्धन एंड हर्षवर्धन, एंड वी आर गोइंग टू सी द राइज ऑफ हर्षा। हर्षा का एक कोर्ट पोएट भी था, उसका नाम था बाना भट्ट, और उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था हर्ष चरिता, एनडीए पीवाईक्यू, ठीक है। एंड हर्षा वाज हिमसेल्फ a writer, so he has written the 3 books, that is नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये सारी चीजें। गुप्तास के फाउंडर श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त के बाद उसका सक्सेसर आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद एक्चुअल फाउंडर जिसमें गुप्तास राइज करते हैं, दैट इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया, और नेपोलियन ऑफ इंडिया टाइटल किसने दिया था? विंसेंट स्मिथ ने दिया था। और समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट होता है, उसका नाम होता है बाना भट्ट, उसका नाम होता है बाना भट्ट। और बाना भट्ट ने क्या लिखा है? बाना भट्ट रोट प्रयाग प्रहस्ती, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है एनडीए का। तो ये सारे इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब क्या है? आपने इंडो ग्रीक्स में आंसर मार्क किया, ये पहले थे इंडो ग्रीक्स जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। दे वर द फर्स्ट वन टू इशू गोल्ड कॉइन, एंड दे वर द फर्स्ट वन इन द इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर। सो आपको पेपर ऐसे ही सॉल्व करने हैं कि आपको मौर्यंस देखना है, पुष्यभूतिस देखनी है, गुप्तास देखनी है। आंसर विल बी व्हाट? क्या आंसर है? आंसर विल बी इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल सिंपल है, बट आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको मार्क करने। नेक्स्ट वन बात करता है सोशल theorist in 19th century and 12th century emphasized on emergence of industrialization, urbanization, secularization and bureaucratization. hallmark of, ये क्या चीज दर्शाता है? देखो अब किस तरीके से क्वेश्चन बोल दिया। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड बता रहा है 19th and 20th सेंचुरी? किस पे एम्फोसाइज करता है? मॉडर्न बनो, अर्बन बनो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो, सेक्युलराइज करो, मतलब सभी धर्म एक समान है। तो ये किसमें बात आएगी बताइएगा, ध्यान से सोचिएगा। मेडलिज्म तो आंसर होगा नहीं, ये तो मध्यकालीन भारत की बात कर रहा है, ओल्ड एज की बात कर रहा है, ठीक है, आपके मेडिवल एज की बात कर रहा है, डार्क एज की बात कर रहा है। फ्यूडलिज्म भी नहीं होगा, लैंडलॉर्ड वगैरह भी नहीं होते, फ्यूडलॉर्ड भी, किंगशिप भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी व्हाट? मॉडर्निटी। मुझे नहीं आता कुछ भी, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन,
बट ब्लाइंडली इफ आई रीड द क्वेश्चन कि भैया 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, 20th सेंचुरी की बात कर रहा है, मेडलिज्म तो नहीं आएगा, फ्यूडल लॉर्ड्स भी नहीं आएंगे, किंगशिप भी नहीं आएगा. द आंसर विल बी लाइक modernity, because this is the only phase where we see the rapid urbanization, industrialization and emergence of what that is called industrialization and urban centers and secularization. secular का मतलब क्या होता है, मतलब कि state do not have any religion, all religion are equal irrespective of your strength. तो आंसर इज मॉडर्निटी. तो आपको क्वेश्चन नहीं आता, मुझे भी नहीं आता क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि नहीं आ रहा मुझे, सपोज आई एम इंडिया स्टूडेंट, मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मुझे इतना पता है मेडलिज्म नहीं बात करेगा, मेडलिज्म कभी भी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करेगा, अर्बनाइजेशन की बात नहीं करेगा, मध्यकालीन भारत डार्क एज की बात करेगा, किंगशिप भी नहीं आएगा, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब फ्यूडलिज्म का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जमींदार, बिग जमींदार ऑफ द एरिया वेयर दे मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एवरीथिंग, एंड मॉडर्निटी विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आता है, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, जलियनवाला बाग इंसिडेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ठीक है, सबसे पहले हुए और अभी तक में कब से स्टार्टिंग कब से हुई, एंड तक आपको देखना है. तो आप लोग आंसर मार्क कीजिए, आई एम गिविंग यू सम 1 मिनट. तो आप लोग मार्क कीजिए. लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमको पता है, लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा कब हुआ था, व्हेन वी स्टार्टेड दिस लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया था. ठीक है, खिलाफत मूवमेंट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट, उसी के बाद ही हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था. सो अगेन इट वाज देयर इन 1919 से लेके 1920 के बीच में हुआ था कॉन्फ्रेंस. पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, दिस रॉलेट एक्ट वाज पास इन 1919, दैट इज February. And Jallianwala Bagh incident in 1919, that is April 13. हुआ क्या था, पहले रॉलेट एक्ट पास किया गया. रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए. दैट इज नो अपील, नो दलील एंड नो वकील. और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में सभा बनाई थी, उसका नाम था सत्याग्रह सभा. देन व्हाट हैपेंड, जलियनवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड. जलियनवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड इन वेयर, इट वॉज हैपन इन अमृतसर. मार्शल लॉ वहां पर लगा हुआ था और 2 लोकल लीडर को अरेस्ट किया गया था. उनके नाम थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक. एंड पीपल फ्रॉम रूरल एरिया हैव नो आइडिया अबाउट मार्शल लॉ. ठीक है, एंड देन एंट्री ऑफ जनरल डायर एंड ही ऑर्डर्ड ओपन फायर विच लेड द जलियनवाला बाग मैसेकर. तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले होगा हमारा रॉलेट एक्ट, फिर होगा हमारा जलियनवाला बाग मैसेकर, फिर होगा खिलाफत मूवमेंट, फिर होगा launching of non-cooperation movement. That is called, the first answer will be 3, 4, 2, 1. तो 3, 4, 2, 1 आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर होगा. और फिर हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस कब ले लिया जाता है, 1922, दैट इज चौरी चौरा. अगर आप पूरे इंसिडेंट को एक अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आप अगर पूरे गांधीयन नेशनलिज्म की बात हम करते हैं, गांधीयन नेशनलिज्म की, तो आपको पूरे गांधीयन नेशनलिज्म 1917, दैट इज कॉल्ड चंपारण. गांधी का मूवमेंट हुआ था चंपारण मूवमेंट, तो 1917. 1918 में क्या हुआ था, 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 1919, दैट इज कॉल्ड खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह, दैट इज व्हाट खेड़ा सत्याग्रह. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. Montague Chelmsford reform. After that we are going to see 1919, that is Rowlatt Act. फिर then 1919 Jallianwala Bagh massacre. Then we are going to see 1919 खिलाफत मूवमेंट. और इंडिया में खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. Then again 1920, that is called non cooperation movement. कहने का क्या मतलब है, ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया. ये क्रोनोलॉजी अगर आपने पढ़ी होती, क्लास में भी कराई गई है, तो आपके आंसर अपने आप निकल आते. और फिर आता है 1916, गांधी जी का क्या हुआ था 1916 में, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी. फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी कहां हुआ था, इनॉग्रेशन ऑफ BHU,
दैट इज कॉल्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इतना आप लोग याद रखना, दैट इज इनॉग्रेशन ऑफ बीएचयू। और गांधी जी इंडिया कब आए थे? गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, 9th of January, and we celebrated 9th of January as NRI डे, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी आपको अगर पता होगी तो आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेते। ये क्रोनोलॉजी होती और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते तो आपसे अपने आप क्वेश्चन बन जाता है कि पहले रॉलेट एक्ट पास होगा, उसके बाद जलियनवाला बाग मैसेकर होगा, फिर खिलाफत मूवमेंट होगा। खिलाफत मूवमेंट इज बेसिकली द मूवमेंट स्टार्टेड इन टर्की, बट ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। इंडिया में अली ब्रदर ने स्प्रेड किया, मोहम्मद अली और शौकत अली, फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। नेक्स्ट वन, सो मैच द लिस्ट फॉलोइंग। तो मैच द लिस्ट फॉलोइंग से क्वेश्चन आया है, दैट इज मैच द लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यूजिंग द कोड गिवन बिलो आंसर पूछा गया है। लिस्ट 1 में पूछा गया सिस्टम एंड कैटेगरी और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि उसका डिस्क्रिप्शन में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन, उपारी, पाटादार एंड मिरासिदार एंड इनाम लैंड। तो लैंड को डिवाइड किया गया है, किस अकॉर्डिंग आपको देखना है। So what I remember this thing, Upari is basically a category of tendency of tenure held under Marathas. Upari basically वो सिस्टम है, कुछ लैंड है, टेंडेंसी टेन्योर है कि जो मराठास के अंदर होता था, that is called Upari. And पट्टादार means peasant directly responsible for payment of revenue. मतलब पट्टास होता है ना, पट्टास रायत रैयतवारी सेटलमेंट में पट्टादार। पट्टादार क्या होता है? पट्टादार, मुझे कोई पट्टा दे दिया गया, मेरे को जमीन दे दी गई है तो मैं पट्टादार हो गया अपने जमीन का और मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूं पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो पट्टादार बेसिकली पट्टादार, दो पीजेंट हु डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पे द रेवेन्यू, वो डायरेक्टली पे करेंगे किसको? ब्रिटिशर्स को। पट्टादार। उपारी बेसिकली कैटेगरी ऑफ टेंडेंसी ऑफ टेन्योर अंडर मराठास। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था पेपर में, अगर आपका लॉजिक ए का आंसर 2 और बी का आंसर 1 लॉजिक जा रहा है तो आप ब्लाइंडली सी का आंसर 4 और डी का आंसर 3 मार्क कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड इनाम लैंड, गिफ्ट लैंड। इनाम, इनाम क्या हो गया मुझे नहीं आता, इनाम दे रहा हूं मैं आपको, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट लैंड और लैंड ऑफ रेवेन्यू। मुझे नॉलेज नहीं आती, मुझे बस एक बेसिक नॉलेज है क्योंकि एंशिएंट में ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया था। इफ सपोज आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन, आई एम ब्लाइंड अबाउट दिस क्वेश्चन, मुझे आंसर क्या अटेंड करना है? मुझे आंसर पता है इनाम। इनाम का मतलब होता है गिफ्ट। सो व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ गिफ्ट? दैट इज गिफ्ट और लैंड रेवेन्यू। और पट्टादार जिसको जमीन दी जाती है वो डायरेक्टली पे करेगा रेवेन्यू किसको? पीजेंट को। तो आंसर देखो बी का 1 हो रहा है एंड डी का 3 हो रहा है। ऑप्शन कहीं 1 एंड 3 आ रहा है, बी का 1 एंड डी का 3 आ रहा है, बी का 1 एंड डी का 3 आ रहा है हमारा, और कहीं ये आंसर नहीं आ रहा है। तो आई विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन, आई विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन, आई विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड आई विल गो विथ व्हाट आंसर? आई विल गो विथ ए ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड उपारी। ये मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, अगर ये ए का 2 और बी का 1 आ रहा है तो आप ब्लाइंडली डी का 3 और सी का 4 मार्क कर दीजिए। दिस इज द ट्रिक दैट यू शुड बी रिमेंबर। ये यूपीएससी के हर पेपर में लगी आ रही है, 2024 तक तो लगी है ट्रिक। अगर आपके पहले 2 मैच हो रहे हैं तो ब्लाइंडली आप मैच कर सकते हैं। नॉलेज नहीं भी पता है तो इनाम लैंड तो पता है आपको, इनाम लैंड इज अ गिफ्ट लैंड। पट्टादार डायरेक्टली, रैयतवारी में क्या होता है? पीजेंट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स। तो उनको राइस बोलते थे, उनको पट्टास भी दिया जाता था। तो डायरेक्टली हमारा ये आंसर होगा, दैट इज आंसर 2143। सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर किंग कृष्णदेवराया एक्सपेडिशन। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कृष्णदेवराया से। यूपीएससी ने लगातार 2 साल में क्वेश्चन विजयनगर से पूछ रहा है, तो आपका विजयनगर टॉपिक एंशिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजयनगर बेसिकली द फाउंडर ऑफ विजयनगर वाज हरिहर बुका। The founder was Harihara Buka, and this question was repeatedly asked in NDA PYQ. NDA के PYQ में repeatedly क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कृष्णदेवराया के बारे में, और कृष्णदेवराया ने किताब भी लिखी है, उसका नाम है अम्लुक्त माल्यदा। कृष्णदेवराया रोट अम्लुक्त माल्यदा। अम्लुक्त माल्यदा। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये वाला क्वेश्चन तो सीडीएस में आया था, अम्लुक्त माल्यदा।
ये कृष्णदेवराय ने लिखी। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन जरा समझो इस चीज को। व्हाट द क्वेश्चन देर आस्किंग राइट नाउ, देर आस्किंग द क्वेश्चन इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन ही मार्च अगेंस्ट द रूलर ऑफ ओडिशा। यस इट इज करेक्ट, ही मार्च, कृष्णदेवराया वेरी अग्रेसिव रूलर, and he captured the Raichur Doab from Ismail Adil Khan. It is correct, Raichur Doab, क्योंकि फाइटिंग ही आपकी विजयनगर और बहमनी किंगडम की रायचूर दोआब के लिए होती थी। कृष्णदेव राया resorted the Sultan Mahmud Shah to power and assumed the title of Yavna Raj Stapan Acharya. Yes, it is also correct. So here all the three statements are correct. देखो इसमें सारे के सारे इसके बारे में पॉजिटिव बताया जा रहा है कि इसने जो भी काम किए, क्या इसने अटैक किया, हाँ इसने अटैक किया, he ruled he marched towards Odisha and he conquered the Odisha region into Vijayanagar Empire. And what happened, he also captured Raichur Doab from Ismail Khan, Adil Khan, that is 1520, and he having restored the Sultan of Mahmud Shah to power. इसने उसको रिस्टोर भी कराया पावर में। तो all the statement here of कृष्णदेवराया is correct. कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर से आते थे। विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो है हरिहर बुक्का and he belonged to Sangama dynasty. So there were 4 dynasties that was ruling Vijayanagar empire. So you should be remember Vijayanagar empire founder, ठीक है, and कृष्णदेवराया was one of the bravest ruler or greatest ruler of Vijayanagar empire, and he wrote one book that is Amlukta Malada, and this book was written in which language? This book was written in Telugu language. So here the questions came. Which of the following features described by Ibn Battuta? So who was Ibn Battuta? The questions came here. Ibn Battuta है कौन? Ibn Battuta is a foreign traveler. And he came during the reign of whom? He came during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। अब आया कहां से? He came from Morocco. And where is Morocco? Northwestern part of Africa. Morocco. तो इसने क्या बोला? What he described about the postal system. तो इसने postal system के बारे में जानकारी क्या दी? The foot post carries a ring belling in one hand. जाहिर सी बात है, जो पोस्टल सिस्टम है एक हाथ में घंटी बजाते हुए जा रहा है, कोई आदेश ला रहा है। इसने बोला the horse post is called uluk and the station distance in every 4 miles. इसमें बोला गया distance maintained in every 4 miles. ठीक है, बिल्कुल सही बात है। The foot post or dawa has one station in every 4 naws of distance, and the foot post is quicker than horse post, or foot post is quicker than horse post. तो इसमें ये सारी चीजें बोली जा रही हैं कि पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। इब्न बतूता ने इंडिया के पोस्टल सिस्टम के बारे में क्या जिक्र किया है, ये बिल्कुल सही बोला गया। फूट पोस्ट कैरीज रिंगिंग द बेल इन वन हैंड, और एक हाथ में पोस्ट होता था, एक हाथ में घंटी होती थी। द स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट वन, द हॉर्स पोस्ट इज कॉल्ड उलुक, बिल्कुल सही बात है। एंड द स्टेशन एट एवरी 4 miles. नेक्स्ट स्टेटमेंट केम दैट इज द फूट पोस्ट और दवा हैज वन स्टेशन इन एवरी 4 naws ऑफ स्टेशन। एवरी 4 ऑफ naws में नहीं है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि एवरी 3 naws में एक स्टेशन बोला गया है। एंड द फूट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट, ठीक है। फूट पोस्ट क्विकर कैसे हो सकता है हॉर्स पोस्ट? नहीं हो सकता ना, हॉर्स ज्यादा तेज जाएगा, ठीक है। द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। अगर मुझे नहीं भी आता तो मुझे पता था फूट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट, ये तो होगा ही नहीं, तो आई विल एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शन। तो माय आंसर विल बी इन फ्रॉम बी और सी, बी और सी में से मेरा आंसर होगा। तो 1 वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज 1 and 2 विल बी करेक्ट। इतना टफ पेपर आता नहीं है, इतना टफ पेपर पूछा गया है कि इतना पोस्टल सिस्टम के बारे में इंटीरियर में पूछ दिया। बट आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता इज अ मोरक्को ट्रैवलर, ही केम फ्रॉम मोरक्को एंड ही केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता के रेन में आया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कमेंट्री रिटन बाय चरक पंडिता इन 11th century फ्रॉम बंगाल ऑन द सुसरत संहिता। तो ये वाला क्वेश्चन आया है कि which of the following text commentary written by चक्र पनिदत्ता in 11th century from Bengal on सूरत संहिता, कौन सी किताब लिखी गई है बताइए। which of the following texts were written by? so here the factual question है, tough question है, भानुमति is the correct answer।
क्या आंसर करेक्ट है इसका? भानुमति इसका करेक्ट आंसर, इतना आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे शब्दा चंद्रिका किसने लिखी है? ये गौतम ने लिखी है, इट वॉज रिटन बाय गौतम, ठीक है। इट इज व्हाट, ये है क्या? ये संस्कृत ग्रामर है, न्याय फिलोसफी है। इट इज अ संस्कृत ग्रामर एंड न्याय फिलोसफी। ये क्या है? संस्कृत ग्रामर एंड न्याय फिलोसफी है, फिलोसफी है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये नीति रत्नकारा, व्हाट इज दिस नीति रत्नकारा, ये किसके द्वारा लिखी गई? नीति रत्नकारा वाज रिटन बाय चंदेश्वरा, चंदेश्वरा, इट वाज रिटन बाय चंदेश्वरा। सेम वे लोहा सर्वेश वसवा was written by whom? It was written by Survesh Kavarya. It was written by Survesh so ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, भानुमति इसका करेक्ट आंसर है। So here you should be remember, consider the following statement about arrival of tobacco in India. टोबैको कैसे अराइवल हुआ? टोबैको प्लांट फर्स्ट अराइव इन डेक्कन, दैट्स वाले डेक्कन में आए थे, जो भी यूरोपियन आए थे डेक्कन से ही आए थे। टोबैको स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया in early years of 17th century. Yes, both statement are correct, both 1 and 2. This you should be remember, both 1 and 2 is the correct answer. और सबसे पहले इसको यूरोपियंस लेके आए थे, स्पेशली पोर्चुगीज हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस टोबैको इन इंडिया, और ये सबसे पहले डेक्कन में आए थे, साउथ इंडिया में आए थे, और 17th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में प्रमोट हुए थे। सो हियर द क्वेश्चन, वुमेन एसोसिएशन। सो बोला जा रहा है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एसोसिएशन की है, एंड देयर इंपॉर्टेंट एसोसिएट इन early 20th century. Women Association of India, Margaret Cousin, National Council of Women in India 1925, सरला देवी चौधरानी, भारत स्त्री महामंडल, लेडी मेहरबाई टाटा. Which of the following statement are correctly matched? So here the correct answer basically, Bharat Stri Mahamandal, basically it was Sarla Devi Chaudharani, and National Council for Women, that is Lady Meherbai Tata, and Women Indian Association 1970 मार्गरेट कॉजन. इनका काम था वुमेन एजुकेशन इम्पार्ट करना, इक्वलिटी राइट्स प्रोवाइड करना, वुमेन राइट्स के बारे में बात करना. तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन. यूपीएससी ने क्या किया, इंटरचेंज करके आपको दे दिया. सो व्हेन यू रीड हिस्ट्री, द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएट्स वर देयर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इज देयर. तो वुमेन एसोसिएशन भी उसमें एक टॉपिक आता है जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. नेक्स्ट वन, consider the following statement about issue of separate electrode during the early decades of 20th century in India as a mean to secure adequate representation for deprived of social categories in the absence of universal adult suffrage. तो मतलब क्या है, इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है. सबसे पहले अगर सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो 1909 में मुस्लिम्स हैज गॉट सेपरेट इलेक्ट्रोड. सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट करेंगे. और पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रोड कब आया था, 1909 में आया था. दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, एनडीए पीवाईक्यू. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था. किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला था. क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग अर्ली डिकेड ऑफ 20th century in India as a mean to secure adequate representation for the deprived and social category in the absence of universal adult suffrage. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब 18 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं. मतलब ये बोल रहे हैं कि जब सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाता था टू सिक्योर द एडिक्वेट मींस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये बोला जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट उसके ऊपर पूछा गया है. तो आपको याद रखना है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बाय एमसी राजा वाज स्ट्रॉन्गली इन फेवर ऑफ ज्वाइंट इलेक्ट्रोड. मतलब ज्वाइंट इलेक्ट्रोड मतलब सबका साथ में इलेक्ट्रोड किया जाए. तो ये बात भी बोली जा रही है. ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड. इसमें बी आर अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्ट्रोड. एंड कम्युनल अवार्ड इन सितंबर 1932 रिकॉग्नाइज्ड एज राइट टू सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर अनटचेबल. ये भी बिल्कुल सही है. कम्युनल अवार्ड रैमसेस मैकडोनल्ड द्वारा प्रपोज किया गया था जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की जा रही थी.
इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही आते हैं, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था, एनडीए में काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, पेपर का लेवल थोड़ा टफ साइड आया था। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या बोलना चाह रहा है, ये यही बोलना चाह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। और पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रोड किस कब मिला था, 1909 में मिला था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मिला था और मुस्लिम्स को मिला था। बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय हमारे में हर किसी को वोटिंग परमिशन देने का अलाउड तो था नहीं, तो विद गिविंग सेपरेट रिजर्वेशन वी आर गेटिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसी के बारे में ये क्वेश्चन दिया जा रहा था कि मतलब जो लोग अगर एब्सेंस था, इन द एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हाउ वी आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द क्लासेस। तो एमसी राजा ने क्या बोला था, ज्वाइंट इलेक्ट्रोड दे दो, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास सेपरेट इलेक्ट्रोड, और कम्युनल अवार्ड में फाइनली बोल दिया गया था कि हम डिप्रेस क्लास को क्या दे रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे रहे हैं। इसके बाद ही तो पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी अनशन पे बैठे थे और बी आर अम्बेडकर ने अपनी डिमांड छोड़ दी थी, और गांधी जी ने क्या बोला था, आपके लिए कुछ सीट रिजर्व करेंगे सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, और ये बात मान ली गई थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फेमस सिल्क रूट आर करेक्ट। तो सिल्क रूट रिफर टू ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क कार्गोज along these routes। तो फेमस सिल्क रूट की बात कर रहे हैं। There were several silk routes over India by sea joining together vast region of Asia with Europe and North Africa। Third statement, they were also known to have existed since before Christian era and thrived almost till the 15th century। Beside the silk, Chinese pottery, textiles, spices from India and Southeast Asia travel with the same route। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट आपके क्या हो रहे हैं, करेक्ट बोला जा रहा है। तो इसमें क्या बोला है, सिल्क रूट की बात की जा रही है, क्या हमारा सिल्क रूट था। तो सिल्क रूट वाज रिफर एज ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क रूट कार्गोस अलोंग विथ दीज रूट्स। देखिए जो हमारा पहले का सिल्क रूट था उसी रूट से ही हम अपने स्पाइसेस वगैरह भेजते थे, तो दिस यू शुड बी रिमेंबर। तो सिल्क रूट रिफर एज ईस्ट बाउंड, नहीं ईस्ट बाउंड नहीं है, इट इज वेस्ट बाउंड, it is westbound European silk cargoes along with these routes। तो first statement is wrong, second statement बिल्कुल correct है, क्योंकि several silk route over land and sea joining together in the vast region in Asia with Europe and Northern Africa। तो Northern Africa और इस साइड भी जाएगा। they were also existed since Christian era, उससे पहले भी exist करते थे। and beside this silk Chinese pottery these all were traveled with the same route। the answer will be, एक स्टेटमेंट को काटूंगा मैं, 2, 3, 4 will be correct answer। C answer is correct। So here we go with our first question। That is the last question। Consider following statement about अजंता पेंटिंग। So अजंता पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, आर्ट एंड कल्चर से हमारा क्वेश्चन आया है। तो आपको पूरे पेपर में क्या समझ में आया, हमारे मेडिवल का वेटेज कितना कम था, मेडिवल वेटेज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एंशिएंट एंड मॉडर्न। अजंता पेंटिंग की बात की जाए तो सरफेस ऑफ द रॉक वाज कोटेड विथ क्ले मिक्स विद राइस हंक्स एंड गम एंड कोट ऑफ लाइम वाज अप्लाइड ओवर दिस। पहला स्टेटमेंट, द आउटलाइन ड्राइंग वाज डन फर्स्ट ऑन द लाइम कोटिंग एंड कलर वर एडेड सब्सिक्वेंटली। ये भी बिल्कुल सही है, द आउटलाइन वर डन फर्स्ट एंड द लाइम कोटिंग एंड द कलर वर एडेड सब्सिक्वेंटली। पहले आउटलाइन बना दी जाती थी, फिर बाद में कलरिंग होती थी। और जो अजंता पेंटिंग है इसमें आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म सारे के सारे पेंटिंग्स मिलती हैं। हियर ऑल द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। तो हमने अजंता पेंटिंग से भी क्वेश्चन देखा एंशिएंट में, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो हियर वी कवर्ड आवर ऑल क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और मैक्सिमम हमने कवर किया 2024 का इंडियन हिस्ट्री का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।